देखिए, आज का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री चालू करें। हिस्ट्री में पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर धीरे धीरे आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, भारत का जो इतिहास है किस तरीके से हमारे पेपर में पूछा जाता है। एक तो आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण शब्द का मतलब होता है आपका पत्थर, मतलब जब पत्थरों का युग हुआ उसे पाषाण काल कहा गया। एक आएगा आद ऐतिहासिक काल, अभी सभी के ऊपर पढ़ाएंगे, और एक होता है ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसमें हमें दस्तावेज तो मिले मगर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। ऐतिहासिक काल का मतलब है कि हमें उस समय के दस्तावेज भी मिले, कागज़ भी मिले, जिन्हें आज के टाइम में पढ़ा जा चुका है। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में एक तो हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। अब ये सब बताऊंगा ईसा पूर्व क्या होता है क्या नहीं होता। मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं 8000 से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल को पढ़ते हैं 4000 से 2500 ईसा पूर्व। जो नव पाषाण काल के अंदर ही आपकी दो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक आता है सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो वैदिक सभ्यता थी वो 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटी हुई है। एक ऋग्वैदिक काल सभ्यता और एक उत्तर वैदिक काल सभ्यता। उत्तर वैदिक काल सभ्यता की भी बात करें तो ये 3 भागों में बटी हुई है, जिसे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है उसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें महाजनपदों के बारे में पढ़ना पड़ता है, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में हमें संगम काल, चेर, पांड्य, चोल के बारे में पढ़ना पड़ता है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल। इसके बाद अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 भागों में बटा होता है। एक पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक उत्तर मध्यकालीन। तो ये इतना सारा आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वनडे का, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है नहीं कि आपको एक एक चीज़ रट रट के रख ले पे ऐसे लिखना हो। तो ये सब चीज़ें सिर्फ समझने के लिए अच्छी लगती हैं, मगर इनमें से आपको इतना पेपर में नहीं बनता है। तो जो चीज़ आपके पेपर में बनेगी वो मैंने आपकी हाईलाइट कर रखी है। आपको बुक रखनी है अपने पास, और जब पढ़ रहे हो तो उसी को हाईलाइट आप करते चलिए, जिससे आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। एक ही बार में अपनी बुक हाईलाइट करते चलो, ना तो रैप्टा खाओगे। हाईलाइट कर लो बुकों को। सुन रहे हो साहब? बुक नहीं लाए? बहुत बढ़िया। देखिए, अपनी अपनी बुक ले लो, हाईलाइट करते चलो बेटा। बैठे बैठे सुन रहे हो, स्टोरी चल रही है। निकाल लो जल्दी किताबें। देखिए, निकल गई होंगी किताबें। देखो, समझना, इतिहास का विभाजन, जैसे मैंने बताया, इतिहास का विभाजन जो हो रहा है वो आपका 3 तरीके से हो रहा है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्ट्री पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री पीरियड में मैंने अभी बताया, इस कालखंड के लोगों को ना तो किसी लिपि का ज्ञान था, ना किसी अक्षर का ज्ञान था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिपि क्या होती है। तो लिपि, किसी भी चीज़ को लिखने की कला को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो इन्हें किसी भी तरह की लिपि के बारे में कुछ नहीं पता था। आदिम लोगों का इतिहास, आदिम का मतलब पुराने ज़माने के थे, पत्थर और हड्डियों के औजार और उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लगाया जाता है। जैसे
आपको अजंता की गुफाएं पता होंगी, उसके चित्रों को देखकर पता लगाया जाता है। पाषाण काल इसी के अंतर्गत क्या करा जाता है, रखा जाता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग। आगे अगर हम बात करें, दूसरा काल जो बताया वो होता है आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का मतलब क्या है, इसमें क्या था, लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान तो था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उस समय लिपि चलती थी, कुछ ना कुछ भाषा चलती थी, मगर उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है और वैदिक काल की जो लिपि है, वैदिक काल को इसी खंड के क्या रखा जाता है, अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद बात करें, एक आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त थी एवं उसे पढ़ा भी जा सका, उसे क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल। महाजनपद काल से अब तक के काल को क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब आप एक वर्ड सुनते होंगे, पुरातत्व विभाग। तो जो पुरातत्व विभाग होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बात करें तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी सर विलियम जोन्स ने। तो बहुत बार पेपर में आ चुका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर आता है सर विलियम जोन्स। एक एक चीज़ को याद रखना, जो बता रहे हैं सारा पेपर में आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा, पहला संग्रहालय कहाँ पर बना था, तो पहला संग्रहालय बना था 1814 में, कहाँ पर, बंगाल में। इसके बाद बात करें, जो एक व्यक्ति का नाम ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन आता है, भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे पुरातत्व विभाग में, तो पुरातत्व विभाग में पहले महानिदेशक जो थे उनका नाम आता है आपका राय बहादुर दीक्षित। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें, इतिहास में और किस चीज़ के नाम आते हैं, तो देखो क्वेश्चन आता है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। हेरोडोटस का जो नाम है संस्कृत में वो हरिदत्त है। एक एक चीज़ को समझते चलना। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। एक बार फ़ोन देखना, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ बोर्ड में दिख रहा है, कंप्यूटर पढ़ा जा रहा है, लिखा हुआ जो है, ठीक है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। और हेरोडोटस यूनान का क्या था, व्यक्ति था। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या आता है, हरिदत्त। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करा। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले आपका जो कहा जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसे, चलो बता देंगे जब याद आएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करा। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को क्या कहा था, इतिहास का जनक का। इसके अलावा हेरोडोटस ने ही अपनी जो पुस्तक थी हिस्टोरिका, उसमें एक युद्ध का वर्णन करा है, पेलोपोनियस युद्ध का वर्णन। तो ये हेरोडोटस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हेरोडोटस से जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनेगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा हेरोडोटस को। इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है, हरिदत्त। हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा,
तो आंसर आएगा आपका सिसरो ने। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर आएगा आपका हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किस युद्ध का वर्णन करा है? तो आंसर आएगा पेलोपोनियस युद्ध का। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, जो पुराण है, आपको पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जैसे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है आपकी, उसके वो बाद में बात करेंगे। पुराणों के अनुसार 4 युगों के बारे में बताया गया है। जैसे आप जानते हैं इस समय लोग क्या कहते हैं, क्या चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग से पहले कौन सा आया था? तो आता है द्वापर युग। द्वापर युग से पहले कौन सा आया? त्रेता युग। त्रेता युग से पहले कौन आया? सतयुग। इसका मतलब क्या है? तो सतयुग सबसे अच्छा समय माना जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे घटिया समय चालू होता रहता है। तो इस समय जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो सबसे घटिया युग इसी ही चल रहा है। तो लिखा भी है, एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मापदंडों का अधपतन होता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे अगर बात करें नेक्स्ट, देखो ये चीज़ कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, विष्णु जी के अवतार। तो विष्णु जी ने कितने अवतार लिए थे? 10। तो 10 अवतार लिए, उसमें सतयुग में इन्होंने 4 लिए, त्रेता युग में 3 लिए, द्वापर युग में 2 लिए और कलयुग में एक 10वां नाम का लेंगे, कली। तो टोटल 10 विष्णु जी के अवतारों के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे अगर हम बात करें, समझना, अभी आपने इतिहास में पढ़ा BC और AD। ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को BC के नाम से कहा जाता है। AD का मतलब होता है ईस्वी, इंग्लिश में कहते हैं एनो डोमिनी। तो दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं? ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। AD का मतलब एनो डोमिनी, BC का मतलब बिफोर, अगला देखिए क्राइस्ट। अगला देखिए नेक्स्ट, आपके पेपर में कुछ ये वर्डिंग पूछ ली जाती है, एक एक चीज़ को समझना। जैसे दशक, दशक तो ज़्यादातर सबको पता होता है, हर 10 साल के बाद जो मनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? दशक। सिल्वर जुबली कब मनाई जाती है? जब किसी काम को करते करते 25 साल हो चुके हैं तो क्या मनाई जाती है? सिल्वर जुबली। जैसे मान लो किसी की शादी को 25 साल हो गए तो वो क्या मनाएगा? शादी का सिल्वर जुबली मना रहा होगा। अगर मान के चलो किसी की शादी को 40 साल हो गए तो 40 साल शादी को नहीं, किसी भी काम को करते करते 40 साल हो चुके हैं तो उस पर क्या मनाया जाता है? रूबी जुबली मनाया जाता है। फर्स्ट हाफ किसे कहा जाता है? प्रथम सदी से 50वीं वर्ष तक, मतलब 1 से लेकर 50 वर्ष तक के बीच के समय को फर्स्ट हाफ बोला जाता है। जब किसी काम को करते करते हमने 50 साल की अवधि प्राप्त कर ली है, ये 50 साल का समय हो गया है, तो उसे बोला जाता है आपका गोल्डन जुबली। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चलो। अगला आता है डायमंड जुबली। डायमंड का मतलब जब किसी चीज़ को करते करते आपके कितने साल पूरे हो चुके हैं? 60 साल, तो उसे बोला जाता है डायमंड जुबली। अगला आता है प्लेटिनम जुबली। तो प्लेटिनम जुबली है किसी भी चीज़ को करते करते 75 साल पूरे हो गए। और फिर बोला जाता है सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ क्या होता है? सेकंड हाफ का मतलब है आपका किसी भी काम को करते करते 51 से 100 साल के बीच का समय हो गया है तो उस समय को बोला जाता है सेकंड हाफ। सेंचुरी सबको पता ही होता है,
जब किसी काम को करते हैं और 100 साल पूरे हो जाते हैं तो सेंचुरी मनाई जाती है। मिलेनियम मनाया जाता है 1000 की अवधि पर। ग्रेट जुबली मनाई जाती है किसी काम को करते करते 2000 साल हो गए। अगला समझिए, वर्तमान में जो इस समय आपके कैलेंडर चल रहा है, तो वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है उस कैलेंडर को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको बनाया किसने था? तो इटली के डॉक्टर लिलिस ने बनाया था। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किसने बनाया था? तो आंसर आता है इटली के डॉक्टर लिलिस ने। जो आप जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर यूज़ करते हो उसे बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत करने के लिए किसने कहा था? तो जो इटली का राजा था पोप ग्रेगरी ने लिलिस से कहा था ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने के लिए। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर चलता था जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर में जो अशुद्धियाँ थी उनको दूर करने के लिए एक कैलेंडर बनाया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को बनाया था जूलियस सीजर ने 46 BC में। अब समझो, जो हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है शक संवत। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस पहले ये क्वेश्चन आ जाता है ईस्वी संवत का विक्रम संवत में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितने साल जोड़ दिए जाते हैं? आपके 57 साल जोड़ दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ईस्वी कैलेंडर दे रखा है 2015 और उससे पूछेगा बताओ विक्रम संवत में कौन सा कैलेंडर चल रहा होगा। तो विक्रम संवत में 57 साल जोड़ दो तो आपका ईस्वी संवत में 57 साल जोड़ दो तो आपका क्या निकल कर आ जाता है? विक्रम संवत। और अगर आपको शक संवत से ईस्वी संवत में लाना है, शक संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन करना है, तो शक संवत में प्लस कर दो 78 साल तो आपका ईस्वी कैलेंडर बन जाता है। तो ये रटने वाली बात हो जाती है, चीज़ को पता होना चाहिए। वैसे भी याद रखना, जो शक संवत है 78 ईसा पूर्व चालू हुआ था तो 78 साल इसमें जोड़ दो तो आपका आंसर बन जाता है। अब देखिए, इसके अलावा देखो और पेपर में क्या आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा विक्रम संवत की शुरुआत किसने करी? तो विक्रम संवत चलाया था राजा विक्रमादित्य ने। तो राजा विक्रमादित्य ने क्या चलाया था? विक्रम संवत। तो क्वेश्चन आएगा विक्रम संवत इन्होंने क्यों चलाया था? तो विक्रम संवत इन्होंने जो चलाया था वो उज्जैन में शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चलाया था। इसके अलावा देखो और इम्पोर्टेंट क्या आता है, जैसा कि मैंने बताया शक संवत। शक संवत जैसे हिंदुओं का जो कैलेंडर होता है उसे शक संवत बोला जाता है। खाली ये नहीं हिंदू का ही है, मतलब जिस कैलेंडर में आपका चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक मास अगैन फाल्गुन आते हैं, वो वाला कैलेंडर कौन सा कहलाता है? शक संवत। तो शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 78 AD में हुई थी। ठीक है, ईस्वी में हुई थी। किसने शुरुआत करी थी? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शुरुआत करी थी। किसकी? तो आंसर आता है शक संवत के। अब क्वेश्चन दूसरा बनेगा, भारत में इसे मान्यता प्राप्त कब की गई? तो इसे भारत में मान्यता प्राप्त की गई थी 22 मार्च सन 1957 को। 22 मार्च सन 1957 को हमने शक संवत को अपना राष्ट्रीय कैलेंडर क्या कर दिया था? घोषित कर दिया। आगे समझिए। इसके अलावा देखो पेपर में 2 कैलेंडर और आते हैं। देखो मैंने आपको PDF में सारा डाल रखा है, जिसको ज्ञानी बनना हो, हिस्ट्री का ज्ञाता बनना हो वो सारा पढ़ लेना, जिसको पेपर पास करना हो तो जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना। ठीक है, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं और एक ज्ञानी बनने के लिए पढ़ते हैं। तो ज्ञानी बनने के लिए पढ़ना है तो पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, और पेपर पास करने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ जितना पढ़ा रहे हो उतने पढ़ो। एक आता है इलाही संवत। क्वेश्चन आएगा इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इलाही संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 1583 AD में हुई थी।
1583 AD में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी और इलाही संवत किसने चलाया था? अकबर ने। अगला पूछा जाता है राजशक वंश, राजशक कैलेंडर की शुरुआत किसने करी थी? तो राजशक जो संवत है वो आपका शुरू हुआ था 1673 में। और किसने चालू करा था? तो छत्रपति राजा शिवाजी ने शक संवत राजशक संवत क्या करा था? शुरू करा था। आगे देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा एक वर्ड आता है आपका म्यूजियम। तो म्यूजियम जो वर्ड आएगा तो म्यूजियम के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? तो देखो, जो म्यूजियम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जो म्यूजियम है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? माउसियन से बना है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? माउसियन। इसका जो अर्थ होता है वो होता है एकांत में अध्ययन करने का मंदिर। म्यूजियम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एकांत में अध्ययन करने का मंदिर। विश्व का प्रथम म्यूजियम जो था वो अलेक्जेंड्रिया था। विश्व का जो प्रथम म्यूजियम था वो कौन सा था? अलेक्जेंड्रिया। बताओ, ऑफिस में हो गई? वहाँ हो गई सफाई? यार तुम्हारा टाइम क्या है यार? देखो, अब बैठो आधे घंटे, फिर जब क्लास खत्म होगी तभी होगा। अब देखो क्या कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आधुनिक ढंग से सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आंसर आता है आधुनिक ढंग से सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? आपका ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड जो बना था वो 1679 में बना था। इसके अलावा 1774 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। एक एक चीज़ को हाईलाइट करते चलना और वही चीज़ आपको पढ़नी है। आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट समझना, जैसे इसमें और म्यूज़ियम से रिलेटेड क्या चीज़ आ जाती है। तो क्वेश्चन आता है म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? तो जो म्यूज़ियम डे मनाया जाता है वो आपका 18 मई को मनाया जाता है। म्यूज़ियम डे कब मनाया जाएगा? 18 मई को मनाया गया था। पहला म्यूज़ियम डे जो मनाया गया था वो 1983 से मनाया गया। पहला म्यूज़ियम डे कब से मनाया गया? 1983। ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हम भारत में म्यूज़ियम के इतिहास की बात करें, ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पर पढ़ लिया। अगर भारत में म्यूज़ियम के इतिहास की बात करें तो भारत का पहला म्यूज़ियम 1814 में कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में स्थापित करा गया था। जो मैंने बताया था बंगाल में, याद करो, अभी बताया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बाद पहला, तो 1814 में बनाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा यह म्यूज़ियम एशिया का सबसे पुराना और एशिया का सबसे क्या है? बड़ा म्यूज़ियम है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, हमें इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं, म्यूज़ियम में क्या रखा जाता है? चीज़ें रखी जाती हैं, पुरानी पुरानी किताबें रखी जाएंगी, ये सभी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान से समझना, ये पेपर में आप नहीं आएगा कि इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, सिर्फ समझने के लिए। तो इतिहास के बारे में जानकारी या तो साहित्य से मिलेगी। साहित्य का मतलब है किताबें। अभी बताएंगे साहित्य क्या होते हैं। तो जो साहित्य होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धार्मिक साहित्य और एक होते हैं लौकिक साहित्य। जो धार्मिक साहित्य होंगे वो भी दो तरह के होते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपके सभी वेद, उपनिषद, आर्यक, पुराण,
स्मृति, रामायण और महाभारत आ जाती है। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आपके जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं। अलौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, किसी की जीवनी, किसी की कल्प साहित्य, वो सब आ जाता है। विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री भी हमारे जो हम पढ़ते हैं वो 3 तरह के विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं यूनानी रोमन लेखक, एक पढ़ते हैं चीनी लेखक और एक पढ़ते हैं अरबी लेखक। जो यूनानी रोमन लेखक होते हैं उनमें कौन कौन आए? तो टेसियस आया जो ईरान का था। हेरोडोटस के बारे में अभी आपने पढ़ा, यूनान का था। इतिहास का इसे क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान भी थे, निरियाकस, आनेसिकस, अरिस्टोबुलस। इसके अलावा मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, डायमेकस, अंतियोकस, टोलेमी जिसने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, एक पिल्ली जिसने नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा चीनी यात्रियों में अगर मैं बात करूं तो चीनी यात्रियों में आपके जो मेन आते हैं फैयान, हुएनसोंग और इसिंग, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अरबी लेखकों में जो ज़्यादातर नाम पूछा जाता है वो अल बरूनी का पूछा जाता है। और अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी तहकीक हिंद, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो जो हम पढ़ते हुए आए हैं। तो वैदिक काल में अगर हम बात करें, एक वर्ड आता है पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या है? तो पुरुष का अर्थ है जिस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 3 चीज़ों का बारे में पता चल जाता है, उसमें ही उसे क्या बोला जाता है? पुरुषार्थ। सभी चीज़ें जीवन की इसी से टिकी हुई हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करता है, जिसके कारण 3 मार्ग बताए गए हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, और जिसके 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अगर भक्ति के ऊपर बात करें तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? कुल 9 प्रकार की। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना कोई, आप ये नहीं है कि ब्राह्मण बनने की तैयारी कर रहे हो तो सारी भक्तियाँ पढ़ने लग जाओ, सब कुछ पढ़ने लग जाओ। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे पेपर पास हो खाली। आगे अगर हम बात करें पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ को समझने के लिए, पुरुष के अर्थ को समझने के लिए आपके दर्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आता है कितने दर्शन दिए गए हैं? तो टोटल 6 दर्शनों के बारे में इतिहास में बताया गया। कितने तरह के दर्शनों के बारे में बताया गया है? टोटल 6 तरह। 6 तरह के दर्शन के बारे में बताया गया और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। हर बार कभी ना कभी पेपर से पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसकी रचना करी थी कपिल मुनि ने। और इन्होंने बताया कि जो टोटल तत्व हैं वो कितने हैं? 25। उसमें प्रकृति पहला तत्व है। इससे अगला दर्शन आता है योग दर्शन पतंजलि का, न्याय दर्शन गौतमी का, चारवाहक दर्शन चारवाहक का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, और मीमांसा, इसके 2 भाग हैं, एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की रचना की थी जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा की रचना करी थी बदरायण ने। तो ये 6 तरह के आपके दर्शन पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन की रचना करी कपिल मुनि ने, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतमीपुत्र सातकर्णी, चारवाहक दर्शन वैशेषिक दर्शन कणाद ने ही परमाणुवाद का भी क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट समझना जो आपके पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन आता है उपनिषद। तो देखो उपनिषद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर लिया जाने वाला ज्ञान ही क्या कहलाता है? आपका उपनिषद कहलाएगा। गुरु के समीप बैठकर ही लिया जाने वाला ज्ञान
क्या कहलाता है? उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या अगर पूछी जाए तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? कुल 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, मगर टोटल प्रमाणिक जो माने जाते हैं वर्तमान में कितने माने जाते हैं? 12। फिर क्वेश्चन आता है उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो देखो, वेदों को समझने का अंतिम मार्ग ही क्या है? उपनिषद। तो इसी के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है? आपका वेदांत। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिए, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, बहुत जल्दी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदनारायण, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य, और जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद। और जो ये मुंडकोप उपनिषद है, इसमें लिख लेना मुंडकोप उपनिषद किसका भाग है? तो अर्थवेद का। जो मुंडकोप उपनिषद है वो किस वेद का भाग है? अर्थवेद का। क्लियर? एक एक चीज़ का ध्यान रखिए। देखो, पढ़ाई दो तरीके से होती है। अगर आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बेड पर लेटे और सुनते जा रहे हो। तो बेड पर बैठकर लेटकर सुनने से फ़ायदा नहीं है। क्या करना है? आप वीडियो सुनो और हाईलाइट करते चलो, आपको क्लास वाली फीलिंग बिल्कुल आ जाएगी। सबको लिखते बैग में होगा, बैग की जेब में, बैग में खोलो। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो मुंडकोप उपनिषद किसका भाग है? आपका सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडकोप उपनिषद का। और मुंडकोप उपनिषद किसका भाग है? आपका तो आंसर आ जाएगा अर्थवेद का। इसके अलावा पेपर में पूछा जाता है यम नचिकेतावाद संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो यम नचिकेतावाद उपवाद का संबंध जो है वो किस में है? कडोप उपनिषद। यहाँ पर कड लिखा है, वही बात है, कडोप उपनिषद में है। याकलव्य और गार्गी संवाद किस में है? तो बृहदनारायण में। इसके अलावा छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण भगवान का जिक्र है। यहाँ पे जिक्र लिखा जाएगा बेटा, जहाँ इस आपको दिखने रहा हो यहाँ पे जिक्र लिख लेना, ठीक है? भगवान का किक्र नहीं है, यहाँ पे जिक्र आएगा, जा आएगा, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है? किसके नाम से है? तो नाम से आता है तृष्णी के नाम से। और छंदोग्य उपनिषद में ही कहा गया है जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। ये चीज़ का आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखो, हर किसी के अपने अपने मत होते हैं। तो मत का मतलब क्या है? जैसे